हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे अपन पहले हमने पढ़ा था ग्रेट ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको यूके भी कहते हैं। और ये अपने पाठ्य पुस्तक अपने से पेपर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड यूनिट का दूसरा टॉपिक है। इसमें इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था यूके के संविधान या ब्रिटेन का संविधान। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था है या ब्रिटिश में जो पॉलिटिकल सिस्टम कार्य करता है वो किस तरह कार्य करता है, तो इसके बारे में अपन थोड़ा तो जानते ही हैं कि जो जैसा भारत में है वैसा ही ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन की नकल ही अपन ने भारत से की गई है, जिसके बारे में अपने संसदीय सरकार, संसदीय संप्रभुता वगैरह, ये संवैधानिक राजतंत्र, ये टॉपिक अपन ने पहले पढ़ लिए थे। तो ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो इसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल आता है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में ये चार टॉपिक है। इनसे क्या कि आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं भी संवित परिषद या प्रीवी काउंसिल क्या है, प्रधानमंत्री सरकार से क्या तात्पर्य है, ब्रिटेन का छाया मंत्रिमंडल को समझाइए, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सचिवालय पर एक टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो अपन एक एक का इसका वर्णन थोड़ा कर लेंगे। अगर अपन बात करें ब्रिटिश मंत्रिमंडल की संरचना की, तो आप जानती हो कि ब्रिटिश संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी सत्ता के तौर पर कार्य करता है, और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री की सहायता देने के लिए 20 वरिष्ठ मंत्री होते हैं, जो जिसके लगभग नाम या जो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हैं, इसे कोषागार का प्रथम लॉर्ड एवं लोक सेवा मंत्री भी कहा जाता है। ये जीके में पूछा जाता है कि ब्रिटेन में जो लोक सेवा का मंत्री कौन होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। फिर होता है राजकोष का चांसलर, ये सबसे महत्वपूर्ण पद है। राज मुद्रा का लॉर्ड। चौथा है चांसलर ऑफ द डची ऑफ लंकास्टर। पांचवा है परिषद का लॉर्ड प्रेसिडेंट। छठा है व्यापार बोर्ड का प्रेसिडेंट। सातवां है लॉर्ड चांसलर। आठवां है फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। नौवां है पोस्ट मास्टर जनरल। 10वां है गृह विदेश के सचिव। यूँ मिला के इसमें स्कॉटलैंड का राज्य सचिव होता है, वेल्स का राज्य सचिव होता है। कुल मिला के इसमें यहाँ मंत्रिमंडल में 20 तरह के मंत्री होते हैं। यहाँ आप खास तौर पर ध्यान दें, जैसे कि भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल होता है वहाँ, और ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में थोड़ा फर्क ये है कि भी यहाँ जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी और महान्यायाधिकर्ता, जिसे अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल भी कहते हैं, तो ये और लॉर्ड एडवोकेट और महावेतनाधिकारी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये जो लोग होते हैं ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। अब बात करें अगर समिति परिषद, ये पूछा जाता है समिति परिषद क्या है, या प्रीवी काउंसिल कौन से देश में पाई जाती है, या इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो ध्यान देना कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जो ये प्रीवी काउंसिल है ना, समिति परिषद, जिसे इंग्लिश में प्रीवी काउंसिल कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है, मंत्रिमंडल और जो प्रीवी काउंसिल होता है, इनके जो दोनों में संबंध बहुत जुड़ा होता है, ये अत्यधिक मात्रा में आपस में जुड़े होता है। तो ये जो वर्तमान में है, ये वर्तमान में जो प्रीवी काउंसिल है ना, ये जो ब्रिटेन में जो राजतंत्र चला आ रहा था ना, उसमें एक सलाहकारी संस्था के रूप में लगभग 15वीं शताब्दी में ये अस्तित्व में आई थी। मतलब 15वीं शताब्दी में इसकी गठन किया गया था। इसका मुख्य कार्य होता था कि जो राजा होता था, राजा उसको क्या सलाह देने का कार्य करता है। और धीरे धीरे इसके साथ क्या हुआ कि इसमें परिवर्तन करते गए, और इसकी जो आंतरिक समिति के रूप में क्या हुआ, इसको मंत्रिमंडल में इसको स्थापित कर दिया गया। मतलब एक मंत्रिमंडल का एक भाग के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया है। और वर्तमान में इसके लगभग 330 सदस्य हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, वर्तमान में 330 सदस्य, ये मंत्रिमंडल की एक आंतरिक समिति होती है।
इसमें क्या होता है कि जो मंत्रिमंडल के जो पूर्व और वर्तमान में जो सभी मंत्री होते हैं ना, इनको भी सम्मिलित किया गया है। मंत्रिमंडल मतलब पूर्व के जो मंत्री वो रहे हुए हो, और वर्तमान में जो मंत्री, उन सबको सम्मिलित किया जाता है। मतलब यहाँ के जो राजनीतिक अनुभव रखने वाले जो वरिष्ठ लोग होते हैं, उन सबको मिलाकर एक एक परिषद का गठन किया गया है। और इसकी जो अध्यक्षता करता है ना, वो हेड, इसका हेड होता है लॉर्ड प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? लॉर्ड प्रेसिडेंट। ये इसका अध्यक्ष होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि भाई ये मंत्रिमंडल को कोई तकनीकी वगैरह कोई भी सलाह देने का कार्य करता है। ठीक है। अगला बिंदु है प्रधानमंत्री सरकार। प्रधानमंत्री सरकार से तात्पर्य है कि भाई यहाँ की जो सरकार है ना, उसमें जो सबसे पावरफुल है, जो अधिकार रखने वाला शख्स होता है, या जो वो प्रधानमंत्री होता है। और ब्रिटेन में पहले क्या था, संवैधानिक और राजनीतिक विशेषज्ञों ने अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच के संबंधों को गठित करने के लिए क्या किया कि भाई एक ऐसा पद गठित किया गया जो अपने सभी साथियों में से सबसे बड़ा हो, यानी कि समकक्षों में से प्रथम। जो अपने साथी लोग हैं ना, उनमें से जो सबसे वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति हो, उसको क्या किया गया, इन्होंने प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया है। और वर्तमान में तो प्रधानमंत्री की शक्ति, स्थिति और उसके प्रभाव में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। और ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में प्रधानमंत्री प्रधान की भूमिका निभाता है। इसीलिए बहुत सारे जो ब्रिटेन के विद्वान हैं ना, क्रॉसमैन, मैकिन्टोश जैसे आदि ने क्या कहा कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल सरकार को क्या कहा है? प्रधानमंत्री सरकार। प्रधानमंत्री सरकार से ये तात्पर्य है कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो सर्वे सर्वा होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा अधिकारों का उपयोग करने वाला, सरकार का महत्वपूर्ण पदधारी व्यक्ति होता है। इसलिए इसको क्या कहा है? प्रधानमंत्री सरकार कहा गया है। ठीक है ना। फिर आता है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल बहुत ही अच्छा है ये, और ये ब्रिटेन में प्रचलित है। और छाया मंत्रिमंडल का कुछ गठन अपने राजस्थान सरकार में भी करने की कोशिश की गई थी। तो लेकिन ब्रिटिश मंत्रिमंडल में जो छाया मंत्रिमंडल होता है, उसका कोई अलग ही तरह का अस्तित्व है, अपने आप में एक खास है। और बताया जाता है कि इस तरह की संस्था और अन्य देशों में बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का यह प्रणाली है ना, बहुत ही खास है, अद्वितीय है। ठीक है। इसका गठन कौन करता है? इसका गठन इसलिए किया जाता है कि जो शासक मंत्रिमंडल होता है ना, उसको संतुलित करने के लिए, कि भाई जो एक तो मंत्रिमंडल होता है सरकार का होता है, उसको संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है कि उसके पैरेलल, उसके समानांतर ही जो विपक्ष का दल होता है ना, वो भी अपने पद गठित करता है। जैसे अगर बात करें कि सरकार मंत्रिमंडल में जैसे कोई वित्त मंत्री होता है, तो यहाँ भी विपक्ष का भी एक वित्त मंत्री होगा। वहाँ प्रधानमंत्री होता है तो विपक्ष का भी एक प्रधानमंत्री जैसा एक पद होगा। यहाँ अगर रक्षा मंत्री होगा तो यहाँ भी एक रक्षा मंत्री होगा। एक तरह से सरकार का एक छाया की तरह होता है। ठीक है। और इसका मुख्य काम क्या है कि जो सरकार होती है ना, उसको संतुलित करना। और जो विपक्ष के जो सदस्य बनते हैं, इनको क्या भविष्य के मंत्रिमंडल के लिए तैयार करना, मतलब एक तरह की ट्रेनिंग हो जाती है उनकी। और यहाँ यह ध्यान देने योग्य खास बात है कि ब्रिटेन में जो विरोधी दल होता है ना, विरोधी दल, विपक्ष का दल, उसको सरकारी मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है। और ये सरकार के रूप में सुसंगठित होता है। अपने छाया मंत्रिमंडल के साथ ये समानांतर सरकार भी चलाते हैं। शासक मंत्रिमंडल के प्राय प्रत्येक सदस्य पर छाया मंत्रिमंडल के अनुसार ही सदस्य निगरानी रखते हैं। जैसे शासक दल होता है ना, उसको निगरानी रखने के लिए क्या होता है, छाया मंत्रिमंडल का प्रत्येक एक सदस्य उनके लिए रखा जाता है। छाया मंत्रिमंडल सदस्य जो सरकार के जो विभाग होते हैं, उनको कार्यों को बारीकी से झांकते परखते हैं। संसद में जो बहस होती है, उसमें उसके सदस्यों का सामना करते हैं। और कोई आपातकाल में या कोई ऐसा समय आता है जब सरकार बदलने की स्थिति में होती है, तो छाया मंत्रिमंडल वैकल्पिक मंत्रिमंडल के रूप में काम करता है। ये सबसे खास बात है कि मान लो सरकार किसी वजह से गिर जाती है, तुरंत नए चुनाव करवाना मुश्किल हो, तो उस समय क्या करता है, जो छाया मंत्रिमंडल होता है, वो एक वैकल्पिक मंत्रिमंडल का काम करता है। एक तरह से वो सरकार चलाने का कार्य करता है। इसीलिए एक आइवर जेनिंग्स ने विरोधी दल के नेता को क्या कहा है, वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। ठीक है। और उसको एक मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और सरकार द्वारा उसे वेतन दिया जाता है। ठीक है ना। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा उनको, वैकल्पिक प्रधानमंत्री।
ये अगला टॉपिक है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सचिवालय। ये वैसे अपन जो थर्ड यूनिट में अपन पढ़ेंगे ब्रिटिश लोक सेवा, उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन ये साथ के साथ चल रहा है तो आप ना इसको यहीं देख लो। ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सचिवालय, सचिव जानती हो ना आप, सचिवालय यानी सचिवों का आलय, जहाँ सचिव बैठते हैं वो क्या कहलाता है, सचिवालय। तो 1916 में तत्काल उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज ने मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना की। मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना किसने की, लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज ने 1916 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई युद्ध मंत्रिमंडल के काम को व्यवस्थित करना है। जो उस समय युद्ध की परिस्थितियां थी ना 1916 में, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा शुरू हुआ था, तो उसमें क्या युद्ध संबंधी ये कार्य देखते थे। और इसमें मेरिस हैकी को प्रथम सचिव बनाया गया था। और होल्डन कमेटी ने भी युद्ध, फिर क्या हुआ बाद में, होल्डन कमेटी का गठन किया गया था। उसने क्या किया कि युद्ध मंत्रिमंडल को है ना स्थायी सचिवालय बनाने का निर्णय किया था। और बाद में ये धीरे धीरे ये अपना वर्तमान रूप में दिखाई देने लगा। तो इसके अगर देखें कार्यालय में तो निम्न कुछ ये ऑफिस होते हैं, जो जैसे कि पहला मंत्रिमंडल सचिवालय, दूसरा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऐतिहासिक अनुभाग, सरकार का प्रमुख विज्ञान अधिकारी, कार्यकुशलता इकाई, लोक सेवा मंत्री। और मंत्रिमंडल का जो कार्यालय होता है वो प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। इसका जो प्रमुख होता है वो मंत्रिमंडल सचिव होता है जैसे भारत में। और ये गृह लोक सेवा का भी प्रमुख होता है। ये ब्रिटिश सरकार का मुख्य केंद्र है, नाड़ी केंद्र कहलाता है। और ये सरकार की मुख्य समन्वयकारी एजेंसी, जैसा भारत में जो सचिवालय होता है ना का उस लगभग वैसा ही इसका कार्य है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। अगली क्लास में हम अपन ये जो ब्रिटिश प्रशासन की जो कुछ विशेषता है ना प्रशासन के बारे में, ये अपन तीसरी यूनिट जब शुरू होगी तब पढ़ेंगे। एक्चुअल में अपन क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बाकी होता तो ये कि भी ब्रिटिश का जो अपन पढ़ेंगे ना तो उसमें एक साथ पढ़ाया जाता है ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन की ये राजनीतिक व्यवस्था, ब्रिटेन की लोक सेवा के अन्य प्रावधान वगैरह। तो कोई बात नहीं, अपन इसके साथ क्रम पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।